अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है रिगार्डिंग जनरल साइंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस को फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे लाइफ प्रोसेस क्या होता है। लाइफ प्रोसेस उन फंक्शंस को कहते हैं जिनसे एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को मेंटेन करता है अर्थ पे, उनको हम कहेंगे क्या, लाइफ प्रोसेसेस। नाउ देयर आर 4 फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस। फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड को एक्वायर करना, यानी कि फूड को हासिल करना। सेकंड होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो मैंने फूड खाया है उससे एनर्जी निकालना, उसको कहेंगे रेस्पिरेशन। फिर है थर्ड हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है जो एनर्जी बन गई है उसको दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचाना है, उसको हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन। फिर हमारा आता है एक्सक्रीशन। जो भी बचा है वहां पर, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से एक्सपेल करना है, बाहर निकालना है, उसको हम कहेंगे एक्सक्रीशन। नाउ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो लाइफ प्रोसेस होती हैं, एक होती है फंडामेंटल, दूसरी होती है नॉन फंडामेंटल। देखिए फंडामेंटल क्या होते हैं, इनके बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर इनमें से कोई भी प्रोसेस हाल्ट हो गई या रुक गई तो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहेगा। उसके बरक्स अगर कोई लाइफ प्रोसेस है उनको हम कहते हैं सेकेंडरी लाइफ प्रोसेसेस। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कहूँ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है बट ये फंडामेंटल नहीं है। क्यों फंडामेंटल नहीं है? देखिए अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है तो उसका जो प्रोजेनी है वो आगे बढ़ेगा, बट अगर उसने रिप्रोडक्शन नहीं किया बट खुद तो वो जिंदा रहता है, इसका मतलब है जो रिप्रोडक्शन है वो फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस नहीं है। नाउ हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले पहले हम न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। देखिए मैंने अभी भी कहा न्यूट्रिशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, फूड को लेना अपनी बॉडी में, उसका यूटिलाइजेशन इन फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर। किसके लिए? उस फूड को जो हम खाएंगे उसको यूटिलाइज किया जाएगा। किसके लिए? एक तो एनर्जी के लिए। वो एनर्जी किस लिए है? ताकि हम ग्रो कर सके, हम एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को ले जा सके। हर एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ मैं, जनरली यहाँ पर ह्यूमंस की बात करूंगा। फिर इसी तरीके से ग्रोथ, इसी तरीके से टिश्यू रिपेयर। कहीं पर जख्म लग गया उसको रिपेयर करना है या खुद बॉडी को बिल्डअप करना है, बड़ा होना है, तो उसको हम कहेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? सिंपली में हम रखेंगे यार, एक प्रोसेस होती है जिसमें हम फूड को टेक करते हैं और उस फूड को यूटिलाइज करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, टिश्यू रिपेयर के लिए, उसको हम कहेंगे न्यूट्रिशन। फिर हमारा आता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस पे डिपेंड होगा? ऑर्गेनिज्म किस टाइप का है, उसी बुनियाद पे हमने दो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को डिवाइड किया है। पहला होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खुद फूड बनाता है। फ्रॉम कहाँ से? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन दो को मिला के वो बनाता है फूड, बट किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया, ये होते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खुद का फूड खुद बनाएगा, ना किसी पे डिपेंड होगा, बट ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करेगा। लाइक वहां पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, उसको हम कहेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ग्रीन प्लांट्स की बात करें और साइनोबैक्टीरिया की बात करूं मैं, तो ये दोनों क्या है? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। नाउ उसके बाद अगर मैं दूसरे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं वो है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? हेटेरो का मतलब होता है अदर्स और डिपेंड, ट्रॉप का मतलब होता है न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉप का न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? ये वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म खुद का फूड खुद नहीं बनाता है, बट ये डिपेंड होता है ऑन अदर्स फॉर इट्स फूड, उसको हम कहेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नाउ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं ताकि वो अपना जो सर्वाइवल है वो फुलफिल कर सके। लाइक अगर मैं बात करूं यहाँ पर होलोजाइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजाइक में क्या होता है? जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो सॉलिड फूड अपने माउथ में डालता है और फिर उसके लिए वो अलग से एक डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस करेगा, उसको हम बोलेंगे होलोजाइक। लाइक अम्यूबा एंड ह्यूमन बींग्स, वो दोनों क्या है? होलोजाइक। यानी कि हमारे पास जो इंसान है हमारे पास होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। फिर इसी तरीके से दूसरा होता है सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे अपने आप को फीड करवाता है। वो अपने अंदर से एंजाइम निकालता है, वो उस फूड पे जो बाहर है उस पे डालता है और वो वहाँ पर हाफ डाइजेस्ट हो जाता है। तो उसी को हम कहेंगे डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं फंजी की बात करूँ लाइक यीस्ट एंड मशरूम्स, वो दोनों किस पे फीड करते हैं? वो दोनों डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं ताकि वो हम उनको कहते हैं सैप्रोट्रॉप। सैप्रो का मतलब होता है रॉटन। रॉटन का मतलब होता है खराब। रॉटन मतलब खराब हो चुका है। फिर है पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट होता है वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या तो उसके ऊपर रहेगा ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी और इनसाइड द बॉडी, और वहां से उसको वो न्यूट्रिशन निकालेगा विदाउट किलिंग इट इंस्टेंटली। यानी कि वो उसको प्रे नहीं कर रहा है, वो उसके अंदर या उसके ऊपर रहेगा और अपना फूड हासिल करता रहेगा। उसको हम कहेंगे पैरासाइट मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर मैं बात करूं कस्क्यूटा, आपने अगर पेड़ देखा होगा, इस तरीके से पेड़ होते हैं जनरली, उन पे आपने इस तरीके से वो कान जैसे देखा होगा सफेद सफेद, वो होता है क्या? कस्क्यूटा। इसी तरीके से टिक्स, ये एनिमल्स में होती है। लाइसिस, ये ह्यूमंस के सर में होती है। इसी तरह टेपवर्म, ये हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर होती है। टेपवर्म्स ये एक्चुअली में क्या है? पैरासाइट है जो हमारा इंटेस्टाइन से क्या लेती है? न्यूट्रिशन लेती है। नाउ अब मैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि फोटोसिंथेसिस को अच्छे से देखूंगा। देखिए, पहला इसका है इक्वेशन। इक्वेशन क्या है इसका? 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 टाइम्स H2O gives C6H12O6 प्लस 6 टाइम्स वाटर, ओके, प्लस 6 टाइम्स O2। ये हमारा बन रहा है फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। इसको बैलेंस करना अब दूसरी बात है, बट हमें ध्यान रखना है इसको क्या करना है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड लाना है हमें, वो हमें एटमॉस्फेयर से मिलेगा। फिर है वाटर, प्लांट को ये कहाँ से मिलेगा? रूट से मिलेगा, यानी कि ग्राउंड लेवल से निकालेंगे ये पानी रूट से, ये मिलेगा हमारा आयर में। ये एक सिंपल शुगर बनाता है, उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज एक सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। उसके साथ साथ यहाँ पर वाटर भी बनता है, एज वेल एज यहाँ पर ऑक्सीजन भी बनता है जो एटमॉस्फेयर में वापस छोड़ा जाता है, जिसको दूसरे ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि इसको हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? वो सिंथेसिस जो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो, उसको हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस। लाइक यहाँ पर आपको याद रखना है, फोटोसिंथेसिस में एक चीज बहुत जरूरी है, वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, सर ये क्लोरोफिल क्या है? ये एक पिगमेंट है। पिगमेंट है, प्रेजेंट कहाँ पर होता है? प्लांट्स के लीव्स में, कहीं कहीं पर स्टेम में भी प्रेजेंट होता है, जिनका ग्रीन स्टेम होगा। यही इम्पार्ट करता है ग्रीन कलर टू लीव्स। एंड जो यहाँ पर क्लोरोफिल है वो पिगमेंट है। इसका काम क्या होता है? क्लोरोफिल का काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। नाउ यहाँ पर आपको जेके एसएसबी क्वेश्चन पूछ सकता है कैस बारे में। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय, वो कौन करता है? क्लोरोफिल। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन, उसको हम कहेंगे फोटोलिसिस। यानी कि ये असल में क्या बोल रहा है? जो फोटोसिंथेसिस है उसके इवेंट्स बोल रहा है। यहाँ पर पहला क्या होगा? इवेंट क्या होगा? पहले होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा, फिर उस लाइट की एनर्जी से क्या किया जाएगा? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की जाएगी, उसको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में तोड़ा जाएगा। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलिसिस। फिर क्या होता है लास्ट में? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड उसकी रिडक्शन की जाती है और बनता है हमारा वहां पर ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6, जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। नाउ अगर मैं यहां पर बात करूं, सर ये तो मुझे समझ में आया, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वहां पर वाटर भी होना चाहिए। सर वाटर का तो पता लग गया, ये रूट्स के जरिए प्लांट के अंदर आ जाएगा, बट कार्बन डाइऑक्साइड का क्या? देखिए, प्लांट्स के लीव्स के अंदर इस तरीके से छोटे से पोर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा, स्टोमेटा के अगल बगल में दो
बीन शेप्ड सेल्स होती हैं, इनको हम कहते हैं गॉड सेल्स। ये गॉड सेल्स कंट्रोल करती है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। क्या स्टोमेटा हमें बंद करना है, क्या स्टोमेटा हमें ओपन करना है, ये सब डिसाइड करेगी गॉड सेल्स। गॉड सेल्स भी किस लेवल पे, वाटर लेवल पे। उनके अंदर कितना वाटर है ये वही डिसाइड करेगा वाटर लेवल कि स्टोमेटा को ओपन रखना है, स्टोमेटा को क्लोज रखना है। नाउ ये तो हमें समझ में आया कि स्टोमेटा टेनी पोर्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। नाउ फंक्शन क्या होता है, गैस फेस एक्सचेंज। ये कौन सा गैस फेस एक्सचेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इन करते हैं। इन कहाँ करते हैं, प्लांट के अंदर लेते हैं, और जो ऑक्सीजन होता है उसको बाहर लिया जाता है, उसको बाहर फेंका जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसपायरेशन भी होती है। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, उसको हम कहते हैं क्या, ट्रांसपायरेशन। देखिए मैंने अभी आपको कहा इसके पीछे एक मैकेनिज्म है, वो वाटर डिसाइड करेगा। देखिए अगर गॉड सेल्स के अंदर वाटर अच्छा खासा है, when water flows into the god cells they several turgid open the pore। अगर वाटर अच्छा खासा है, गॉड सेल्स में भी वाटर चला गया तो ये पोर ओपन हो जाएगा। when god cells lose the water the pore and god cells will become the shrink, उनको हम कहेंगे फ्लैशर, तो बन जाएंगे क्या, क्लोज। यहाँ पर टर्जिड हो जाएंगी, यहाँ पर क्लोज यानी कि फ्लैशर हो जाएंगी, तो पोर ओपन हो जाएगा। इसे आप यहाँ पर एक और पॉइंट ले सकते हो कि अगर प्लांट कोई है, ये वाटर सिट्रस में है, इसके पास वाटर का सिट्रस आया है, यानी कि इसके अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर नहीं है, तो ये स्टोमेटा के साथ क्या करेगा, व्हाट हैपन टू स्टोमेटा एट द टाइम, इट विल क्लोज द स्टोमेटा। दिन के, खासकर दिन के टाइम में स्टोमेटा को क्लोज करेगा। नाउ फिर है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, होलोजाइक न्यूट्रिशन, यानी कि ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूं मैं। मैंने कहा अभी जो होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना फूड अपने माउथ में डालता है, फिर उसके लिए उसको डाइजेस्ट करने के, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए उसके पास एक स्पेशल मशीनरी है जिसको हमने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है माउथ से। माउथ को हम बकल कैविटी कहते हैं। बकल कैविटी यानी कि हमारा माउथ, इसको हम बकल कैविटी कहते हैं। इसमें टीथ होते हैं, टीथ। हमारे पास 4 टाइप ऑफ टीथ है, ह्यूमनस की बात कर रहा हूं मैं। ह्यूमनस के अंदर 4 टाइप ऑफ टीथ है, इंसिसर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। नाउ टीथ फार्मूला क्या है, हमारी टीथ फार्मूला है 2 1 2 3। ये एक सबसेट है, ये पूरा सेट नहीं है। उसके अलावा भी 2 1 2 3 ये हमारी टीथ फार्मूला है, यानी कि उसको हम टूथ फार्मूला कहते हैं अडल्ट की, ह्यूमन अडल्ट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। 2 1 2 3 यानी कि इंसिसर्स हमारे पास 2 है, कैनाइन 1 है, प्रीमोलर 2 है, मोलर 3 है। ये सबसेट की बात करूं, ये पूरे हमारे दांतों की संख्या नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपको आएगा 32। यानी कि जो एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग है उसके माउथ के अंदर 32 टीथ्स होते हैं। फिर आप खुद कैलकुलेट करना है इंसर्स कितने हैं, कैनाइन कितने हैं, प्रीमोलर कितने हैं, मोलर कितने हैं। बट अगर मैं चाइल्ड की बात करूं, और उसकी ICPM देखूं मैं, यानी कि उसकी टूथ फार्मूला या टीथ फार्मूला देखूं 2120 2120 2102। ना यहां पर आपको याद रखना है उसके पास प्रीमोलर एब्सेंट होता है। जो चाइल्ड होता है, ह्यूमन चाइल्ड, उसमें जो प्रीमोलर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। नो, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ये हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और हमारे एनस पर वो खत्म होता है। नाउ जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इसके डिफरेंट रीजन, उसको डिफरेंट नाम दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल जो माउथ है उसको बकल कैविटी कहते हैं, और जो हमारा फूड पाइप है उसको हम कहते हैं ईसोफेगस। फिर हमारा जे शेप्ड ऑर्गन होता है जहां पर डाइजेशन स्टार्ट होता है अच्छे से, उसको हम बोलते हैं स्टोमक। स्टोमक के बाद आते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन कोलन है हमारा,
अपेंडिक्स है, रेक्टम है, ड्यूडम है, ये सारे किसके पार्ट होते हैं? इंटेस्टाइन्स के। चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो या लार्ज इंटेस्टाइन हो, फिर हमारा लास्ट में होता है रेक्टम। नाउ देखिए, जो हमारा डाइजेशन होता है ना, इसमें 5 प्रोसेसेस होती हैं। पहला होता है प्रोसेस इजेशन। इजेशन सर, ये इजेशन क्या है? इजेशन है अपने फूड को माउथ में डालना, उसको हम कहेंगे इजेशन। ठीक है? जब इजेशन हो जाएगा तो टीथ क्या करेंगे काम? ये इस फूड को क्रश करेंगे। टीथ विल क्रश द फूड। ठीक है? उसके अलावा जो हमारा माउथ है, इसमें होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या होते हैं? माउथ में होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। वो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी एमाइलेज छोड़ेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन आया स्टार्च की डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो बक्कल कैविटी यानी कि माउथ से स्टार्ट होती है, उसको हम कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज, वो एंजाइम है। फिर हमारा है ईसोफेगस। जो ईसोफेगस है उसको हम कहते हैं फूड पाइप। जो ये फूड पाइप है, इसमें एक मूवमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसको पुश फूड डाउन भी बोलते हैं, यानी कि ये कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप होता है, उससे जो ग़िज़ा है वो मैदे में चला जाता है, यानी कि स्टोमक में चला जाता है। फिर हमारा स्टोमक। स्टोमक में प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होता है। इसमें कौन-कौन सा एंजाइम निकलेगा वो हम देखेंगे। फिर हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन अधूरी रह गई है स्टोमक में, उसको कंप्लीट किया जाता है। उसके अलावा भी वहाँ पर एब्जॉर्प्शन को स्टार्ट किया जाता है अच्छे तरीके से, और जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ पर खाली वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। एंड जो रेक्टम है वो एंड एनस जो है वो इंजेक्शन के लिए है, यानी कि वो फीकल मैटर है, डेफिकेट मैटर है, उसको बाहर करने के लिए होता है। नाउ अगर मैं अब एंजाइम्स और ग्लैंड्स की बात करूं, देखिए एंजाइम्स होते हैं वो जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे, ग्लैंड्स होते हैं वो जो इनको छोड़ेंगे। नाउ देखिए, माउथ क्या होता है? माउथ हमारा बकल कैविटी है, उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। वो क्या सिक्रेट करते हैं? सलाइवरी अमाइलेज। जो सलाइवरी अमाइलेज है वो कन्वर्ट करता है स्टार्च को सिंपल शुगर में, यानी कि माल्टोस में, ये आपको याद रखना है। सो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, ये आपको याद रखना है। फिर मैं अगर स्टोमक की बात करूं, इसमें होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ये 3 चीजें सिक्रेट करते हैं यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। एक होता है पेप्सिन, दूसरा होता है एचसीएल, तीसरा होता है म्यूकस। देखिए, जो पेप्सिन है, पेप्सिन ये प्रोटीन को पेप्टोनस में कन्वर्ट करेगा, पेप्टोनस। बट पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए एचसीएल की जरूरत होती है। सो एचसीएल हेल्प्स इन एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन। एंड म्यूकस का काम क्या होता है? ये यहां पर काम कर रहा है प्रोटेक्ट स्टोमक लाइनिंग फ्रॉम एचसीएल। जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन है, ये पेप्सिन का काम है। जो एचसीएल का काम क्या है? ये पेप्सिन को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। उसके साथ साथ ये जो बैक्टीरिया होते हैं या कुछ और चीज़ें भी ज़रूरत हो, एसिडिक मीडियम भी ज़रूरत होता है पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए, वो किसका काम है? वो हमारा एचसीएल का काम है। म्यूकस का काम क्या है? ये हम उसको अगर हम आम लफ्ज़ में कहें, ये थूक जैसा होता है, गाढ़ा थूक जैसा होता है। ये स्टोमक को लाइन करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एचसीएल, क्योंकि जो एचसीएल है वो बहुत ही हाईली कोरोसिव है। नाउ अब हम ग्लैंड्स को देखेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को हमने देखा, अब हम ऑर्गन्स को देखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो हेल्पिंग ऑर्गन्स हैं वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए, अब है लिवर। जो लिवर है, ये हमारा बाइल जूस को सिक्रेट करता है। जो बाइल जूस है वो कहाँ पर स्टोर होता है? वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। जो बाइल है, इसका फंक्शन होता है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसका मतलब है ब्रेक लार्ज फैट ग्लोबुलस इनटू स्मॉलर वंस, उसको हम कहेंगे एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। उसके अलावा ये हमारा अल्कलाइन मीडियम बनाता है, कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर हमारा आता है पैंक्रियाज। जो पैंक्रियाज है, इसमें होती हैं पैंक्रियाजिक जूसेस, लाइक इसमें ट्रिप्सिन एंड लाइपेसेस होते हैं। देखिए, अगर मैं ट्रिप्सिन की बात करूं, इसका हेल्प आउट किसमें होता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में। ट्रिप्सिन किसको ब्रेक डाउन करता है? प्रोटीन को। किसमें? ये इसको पेप्टाइड्स
एंड अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। किसको? प्रोटीन को। आपको पता है जो प्रोटीन का लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट पार्ट है वो अमाइनो एसिड होता है। फिर आते हैं हमारे लाइपेसेस। जो लाइपेसेस होते हैं ये ब्रेक डाउन करते हैं एमल्सिफाइड फैट। याद रखना, पहले एमल्सिफिकेशन होगा फिर लाइपेस एक्शन कर पाएगा। ये कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है, उसी में होता है। इसमें क्या होता है देखिए, जो फाइनल कन्वर्जन होता है लास्ट में, हमने पहले से देखा, जो लिवर होता है वो फैट के लिए बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। फिर पैंक्रियाज है वो ट्रिप्सिन एंड लाइपेसेस सीक्रेट करता है, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ एमल्सिफाइड फैट, लाइपेस, ट्रिप्सिन फॉर प्रोटीन्स। फिर हमारे आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं। आप मान लो जो सारे ऑर्गन्स सीक्रेट करते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन वो भी थोड़ा थोड़ा उन सब में थोड़ा थोड़ा रिलीज करता है विदाउट बाइल। बाइल खासकर आपको याद रखना खाली लिवर प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा? अमीनो एसिड में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे। फैट्स किस में कन्वर्ट होंगे? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। ये आपको याद रखना है कि कौन किसका सबसे छोटा वाला यूनिट है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की चांसेस है। अमीनो एसिड्स किसका स्मॉलेस्ट यूनिट है? प्रोटीन का। ग्लूकोज किसका है? कार्ब्स का, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का। फैट का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। नाउ उसके बाद प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को होने के लिए जो हमारा इंटेस्टाइन है उसकी जो लाइनिंग है वो खुरदुरी होती है इस तरीके से। सर इस तरीके से क्यों होती है? क्योंकि जो ये खुरदुरे ऊपर ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं विलाई। जो ये विलय होते हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं और एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड को ब्लड में डालने के लिए हेल्प आउट करते हैं, यानी कि ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। नाउ फिर है हमारा रेस्पिरेशन। सर रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच assimilated food is oxidized to release energy. It occurs in the mitochondria and cytoplasm. यानी कि जो हमारा एस्लिमेशन होता है, जो हमारा फूड एब्जॉर्ब हो गया है, अब उसको एस्लिमेट करना है, यानी उसको बॉडी के लिए यूज करना है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो फूड है, फूड का एंड प्रोडक्ट आप मान लीजिए वो है ग्लूकोज, उसको यूटिलाइज किया किसमें जाता है? एनर्जी प्रोडक्शन में। नाउ जो रेस्पिरेशन हो ये दो जगह हो सकता है, या तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा या तो साइटोप्लाज्म में होगा। नाउ अगर मैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करूं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा उसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है? इसमें एंड प्रोडक्ट ऑफ 38 एटीपीज होता है। सर ये एटीपी क्या होता है? आप याद रखिए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सर ये कौन सी बला है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट? देखिए जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ये एनर्जी ड्राइविंग के लिए सबसे स्पेशल मॉलिक्यूल है, इसको हम बोलते हैं एटीपी। नाउ इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड वाटर होता है। फिर हमारा आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। सर एनारोबिक रेस्पिरेशन किसको हम कहेंगे? ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ O2। यहाँ पर O2 एब्सेंट होता है और यहाँ पर लो एनर्जी प्रोडक्शन होता है, खाली 2 एटीपीज का। और जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। खासकर मैं यीस्ट की बात कर रहा हूँ। और जो यहाँ पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वो मसल्स में जब हम इंटेंसिव वर्क करते हैं तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। रेस्पिरेशन का अभी हम बचा कुछ जो भी है वो हम पढ़ेंगे आगे, बट अभी मैं इसको रिवाइज करना चाहता हूँ कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है? जो हमने फूड एब्जॉर्ब किया है उसको फर्दर ब्रेक डाउन करना है और उसमें से रिलीज एनर्जी करनी है, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ये कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और हमारे साइटोप्लाज्म में होता है। मैंने कहा कि जो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन आता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक का मतलब होता है ये इन प्रेजेंस ऑफ O2 होता है और इसमें हाई नंबर ऑफ एटीपीज निकलते हैं। इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इसका बाई प्रोडक्ट होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसमें लो नंबर ऑफ एटीपीज निकलते हैं और इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है ये डिफरेंट टाइप्स का होता है, या तो ये इथेनॉल होगा, या तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा, या तो ये लैक्टिक एसिड होगा, डिफरेंट ऑन द
ऑर्गेनिज्म कौन है? नाउ अभी मैंने कहा आपको जो फूड का स्मॉलेस्ट यूनिट बनता है आफ्टर डाइजेशन ऑफ द फूड वो है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? ये एक हेक्सोस है। हेक्सोस, हेक्स का मतलब होता है 6, हेक्सोस है और जो हेक्सोस है वो 6 कार्बन का होता है। नाउ यहाँ पर इसको ग्लाइकोलिसिस होगी। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होगा? साइटोप्लाज्म में। जो ग्लाइकोलिसिस है ये एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। नाउ एंड प्रोडक्ट क्या होता है ग्लाइकोलिसिस का? पायरुवेट, जो एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है प्लस सम एनर्जी। नाउ उसके बाद अब इस पायरुवेट 3 जो कार्बन मॉलिक्यूल है इसके साथ क्या होगा आगे, ये फर्दर डिवाइड होगा, ये डिपेंड होगा ऑक्सीजन है कि नहीं। देखिए अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि मैं ईस्ट की बात कर रहा हूँ, वहां पर क्या निकलेगा? वहां पर इथेनॉल निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और एनर्जी निकलेगी। नाउ सर ये यीस्ट हमने सुना है। जो यीस्ट है इसका यूटिलाइजेशन हमारे ब्रेड मेकर्स करते हैं। वो जो उनका आटा होता है, गूंदा हुआ आटा, उसमें यीस्ट को डालते हैं, जिसको हम कश्मीर में कहते हैं खमीर कहते हैं। वो डाला जाता है और वो फूल जाता है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो प्रोडक्शन है वो निकल जाता है। इसी तरीके से हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, याद रखना। यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है बट यहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन है। लैक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होगा? जब हम इंटेंसिव वर्कआउट करते हैं या हम क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, जब हम इंटेंसिव वर्क करते हैं तो हमारे मसल्स पे क्या होते हैं? फोर्स पड़ता है और वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पाती है, वो फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ पुश करते हैं खुद को। वहां पर लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी निकलती है। जो लैक्टिक एसिड है यही हमारे मसल्स को फिर क्या देता है? क्रैम्प्स देता है। फिर है लास्ट में हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हुआ तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? इसमें क्रेब्स साइकिल हो जाएगा। क्रेब्स साइकिल ये आपको याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलता है, जिसको कभी कभी साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। वहां पर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलेगी। ये एक स्टैंडर्ड रेस्पिरेशन टाइप है। नाउ जो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स में जो रेस्पिरेशन है ये 2 होती है। देखिए ह्यूमन बींग्स में या अदर ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेशन है यहाँ पर लिखेंगे हम। जो रेस्पिरेशन है इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है मैकेनिकल रेस्पिरेशन, मैकेनिकल रेस्पिरेशन। दूसरा होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है वो मैंने अभी आपको बताया, वो या तो एरोबिक होगा या तो वो एनाएरोबिक होगा, वो हमने अच्छे से डिस्कस किया है। बट ये मैकेनिकल रेस्पिरेशन क्या होता है? इसको दूसरे अल्फाज में हम ब्रीथिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। नाउ अगर मैं हवा की जो एयर है उसकी पैसेज देखूं फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पर पहले नॉस्ट्रल्स आएंगी, यानी कि हमारे नोज, उसमें जो छेद होते हैं उनको बोलते हैं नेजल पैसेज, वहां से निकल जाएगा। फिर फेरिक्स में जाएगा, फेरिक्स से फिर कहाँ जाएगा? लैरिक्स में। लैरिक्स को आप यहाँ पर 2 कार्टिलेज होती है, वो वाइब्रेट करती है, वहां पर वो बनाती है वॉइस बॉक्स, इससे ही हमारी आवाज निकलती है। फिर हमारा आता है ट्राइकिया, ट्राइकिया को हम कहते हैं विंड पाइप। फिर आती है हमारी ब्रोंकाई, फिर आती है ब्रांक्यूलस और फिर आती है लास्ट में एल्वियोलर। अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट इज एल्वियोलर। इसको हम कहेंगे फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या होता है? ये लास्ट में होता है जो फंक्शन करता है। नाउ जो ट्राइकिया है, ट्रैकिया के इर्द गिर्द होती है रिंग्स। क्यों होती है रिंग्स? ताकि ये कोलैप्स ना हो जाए ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ एयर। फिर आते हैं हमारे एल्वियोले। सर ये एल्वियोले होते क्या है? ये बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं मैक्सिमम सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किस किस के दरमियान? रिच सप्लाइड एयर और ब्लड वेसल्स हैं जिनमें ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी है। याद रखना आप लोग। ये जो एल्वियोले है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। ये यहाँ से अंदर डालते हैं बॉडी में O2, वहां से ये रिट्रीव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बिल्कुल उल्टा है स्टोमेटा के तरीके से। ये आपको याद रखना है, ये कन्वर्स है किसके? जो हमारा स्टोमेटा है उसके कन्वर्स में होता है। नाउ सर जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, वो रेड क्यों कलर क्यों होता है? हमारा खून लाल क्यों है? क्योंकि उसमें एक पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन है इसकी वेरी हाई एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ और ये इसको कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू अदर टिश्यूज।
एंड इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये ट्रांसपोर्ट करता है कुछ परसेंटेज में हीमोग्लोबिन, बट मैक्सिमम वो डिसॉल्व्ड फॉर्म इन ब्लड प्लाज्मा में चला जाता है। ठीक है? नाउ ये हमने देखा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। फिर आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। सर ट्रांसपोर्टेशन क्या मतलब होता है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है जो एनर्जी बची है या हमारा ब्लड है या कोई भी चीज़ है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जानी है बॉडी के अंदर, उसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन को कैरी करना है फ्रॉम लंग्स टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी लाइक ब्रेन, लेग्स, टोज, फिंगर्स, आर्म्स, हार्ट, अदर ऑर्गन्स, उसको हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए एक हाईवे चाहिए। वो हाईवे क्या है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 3 टाइप की सो होती है, ये आपको याद रखनी है। आर्टरीज़, वेन्स एंड कैपिलरीज़। उसके अलावा हमारा एक मेन पंपिंग ऑर्गन होता है, उसको हम बोलते हैं हार्ट। उसके अलावा एक और सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं लिप सिस्टम। ब्लड एंड लिप सिस्टम वो हम अलग से पढ़ेंगे। देखिए अब जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ह्यूमन के लिए हार्ट, मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ह्यूमन में हार्ट है। जो हार्ट है इसमें होते हैं 4 चैम्बर्स। क्या होते हैं? 4 चैम्बर। सर ये 4 चैम्बर्स क्यों है? जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें 2 ही चैम्बर से काम चलता था, बट इसमें 4 चैम्बर्स क्यों है? या किसी में कोई चैम्बर नहीं है बट पंपिंग ऑर्गन है? देखिए ये इसलिए है ताकि हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर सके? सेपरेट कर सके। जो ये कर पाते हैं वो ऑर्गेनिज्म, ध्यान रखना यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट कर पाते हैं उनको हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड। एंड जो ये नहीं कर पाते हैं, नॉट एबल टू डू दिस, इनको हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लवर फिशेस की बात करूं, वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, स्नेक्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, बट अगर मैं वार्म ब्लड की बात करूं, यहाँ पर सारे मैमल्स ऑलमोस्ट आते हैं। बट यहाँ पर आपको याद रखना है जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है। रेप्टाइल में यूजुअली 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बट इसमें क्या होता है? इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। किसी किसी में 3 और यहाँ पर हम कहेंगे 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, याद रखना आपको। जो हमारा क्रोकोडाइल है इसमें 4 चैम्बर हार्ट है, अदरवाइज जो रेप्टाइल्स होते हैं इनमें 3 चैम्बर हार्ट होता है अदर्स में। नाउ यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो ह्यूमन में एक फिनोमेना होता है उसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। सर सिंपल अल्फाज में समझाइए हमें डबल सर्कुलेशन क्या होता है? देखिए बेटा, डबल सर्कुलेशन क्या होता है? जब ब्लड पहले बार पंप हो जाए फिर वापस ब्लड में आ जाए, दोबारा फिर से पंप हो जाए, यानी कि ब्लड की एंट्री हार्ट में एक ही सर्कुलेशन में 2 दफा हो। इन वन सर्कुलेशन, इन वन सर्कुलेशन जो ब्लड है वो हार्ट में 2 टाइम्स आए, 2 टाइम्स आए, उसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आया होगा डबल सर्कुलेशन क्या होता है। एंड जो हमारा हार्ट है ये पंप करता है हमारे ब्लड को, ये बीट करता है, यानी कि इसमें कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होता है। जो कंट्रैक्शन होता है उसको हम सिस्टोल बोलते हैं, जो रिलैक्सेशन होता है उसको हम डायस्टोल बोलते हैं। जो इस कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड, उसको हम बोलते हैं लुब डुब। लुब डुब एक साउंड है जो बिकॉज ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल होता है। और जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो 1/20/80 होता है, 120/80 mmHg होता है। इसमें मेजर किया तो है सिफाइगेनोमीटर, नेमोमीटर में होता है। ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम आम लोग में ब्लड प्रेशर मशीन भी कहते हैं। नाउ फिर इसके बाद आती है हमारी आर्टरीज, ब्लड वेसल्स के बारे में, आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में। देखिए आर्टरीज मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। जो आर्टरीज है, ए फॉर अवे, ये ब्लड कैरी करेगी अवे फ्रॉम बॉडी, सॉरी अवे फ्रॉम हार्ट, और ये ब्लड लाएंगी टुवर्ड्स हार्ट, टुवर्ड्स हार्ट। एंड यहाँ पर आपको याद रखना है ये थिक वॉलर होती है, थिक वॉलर, ये होती है थिन वॉलर, थिन वॉलर होती है। फिर अगर मैं बात करूं ये यहाँ पर इलास्टिक होती है, थोड़ी सी ये इलास्टिक होती है, ये नॉन इलास्टिक होती है। और जो हमारी वेन्स है इसमें वैल्व्स होते हैं,
सर वैल्व्स क्यों होते हैं? ताकि ब्लड जो फ्लो है वो वापस ना चला जाए, क्योंकि ये टुवर्ड्स द हार्ट लेते हैं ना, टुवर्ड्स द हार्ट। ये हार्ट की तरफ ब्लड को ले जाएँगे फ्रॉम द एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। इसी तरीके इनमें वैल्व्स जो है, वैल्व्स एब्सेंट होते हैं। फिर हमारा आता है लिम्फ। देखिए, लिम्फ क्या होता है? ये येलोइश फ्लूइड होता है जो एस्केप होता है ब्लड, वो ड्रॉप मिनी ड्रॉपलेट्स में होता है, वो कैपिलरीज में से निकल जाता है और इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है। देखिए, इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है? अगर ये मेरी सेल्स है, बॉडी की सेल्स है, इन सेल्स के दरमियान ये जो गैप है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर से मैं दिखाऊँगा आपको। ये जो यहाँ पर गैप है, ये वाला गैप, इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। इसी में ये फ्लूइड चला जाता है। इसको कलेक्ट किया जाता है और ड्रेन किया जाता है एक ही वेसल में, उसको बोलते हैं लिम्फ वेसल में। इसी तरीके से हमारी बॉडी में हर एक जगह क्या होती है? लिम्फ वेसल्स होती है और वो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम बनाती है। जो हमारा लिम्फ सिस्टम है, ये हमें बहुत ही प्रोटेक्शन देता है किसके साथ फाइट करने में? कोई भी पैथोजन हो उसको साथ जो फाइट है वो ही ये करता है हमारा लिम्फ सिस्टम। फिर हम करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की बात। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में क्या होता है? उनमें 2 टिश्यूज़ होते हैं। एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। देखिए, जो जाइलम है ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स, एंड जो हमारा फ्लोएम है ये फूड यानी कि सैकरोस एंड अमीनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड यूनिडायरेक्शनल ड्रिवन बाय ट्रांसपायरेशन पुल। यानी कि जो जाइलम में है, जाइलम में रूट से पानी चला जाएगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि ये ऑलवेज अप इन डायरेक्शन है। इसी तरीके से जो हमारा फ्लोएम है, यहाँ पर क्या होता है? ये बाई डायरेक्शनल होता है, ये किसी भी जगह जा सकता है। ठीक है ना? यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर ट्रांसलोकेशन की ज़रूरत नहीं है। किसमें? ट्रांसलोकेशन की ज़रूरत ड्रिवन बाय द ट्रांसलोकेशन। बट यहाँ पर जो हमारा जाइलम है, इसमें ट्रांसलोकेशन की ज़रूरत नहीं है, इसमें ट्रांसपायरेशन की ज़रूरत है। ट्रांसपायरेशन पुल बोलते हैं उसको। इसी तरीके से जो फ्लोएम है, इसको अगर मूवमेंट करनी है, किसी भी सकोस या अमीनो एसिड की मूवमेंट करनी है, मिनरल्स की मूवमेंट करनी है, वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसके लिए एटीपी लगेंगे। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर मैकेनिज्म की बात करूँ, इसमें क्या होता है? ट्रांसपायरेशन पुल, उसके साथ-साथ रूट प्रेशर भी रिक्वायर होता है। कंपोनेंट्स अगर मैं देखूँ जाइलम की, इसमें ट्राइकेड्स, वेस्लस, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा होता है। अगर मैं फ्लोएम की बात करूँ, इसमें सीव ट्यूब्स, कंपाइलन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। ये मैंने थोड़ा-सा तेज़ पढ़ाया, क्यों? क्योंकि ये हमने 10th में ऑलरेडी पढ़ा है, इसमें ज़्यादा उतने टफ क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं और इंसान को खुद की बॉडी का ऑलमोस्ट सब कुछ पता ही होता है। फिर आती है हमारी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? इसमें एक्सपेल ऑफ, रिमूविंग ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट्स होते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट जो भी बनते हैं, फॉर एग्जांपल यूरिया बनता है, कोई और टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में बना, उसको बाहर फेंकना ज़रूरी होता है। उसके लिए हमारी किडनीज़ काम आती है। जो किडनीज़ है, ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। आपको याद रखना है, जो इजेक्शन है, इजेक्शन इंजेक्शन नहीं, इजेक्शन है, जहाँ पर फीकल मैटर बाहर फेंका जाता है, वो असल में एक्सक्रीशन का पार्ट नहीं है। वो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसको बाहर फेंका जाता है। असल में जो एक्सक्रीशन होता है, वो किडनीज़ करती है, क्योंकि वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। वो बॉडी में से यूरिन निकालती है, वो बॉडी में से अमोनिया निकालते हैं, बाहर फेंक देती है। ये बीन शेप्ड लोकेटेड इन एब्डोमेन होती है, हमारे पेट की तरफ होती है, दैट्स व्हाई उसको हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। और हर एक इंसान में एक्सक्रीटरी सिस्टम में याद रखना है, उसमें अ पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं। देखिए, अगर मैं मान लूँ ये किडनी 2 है, इसमें से इस तरीके से 2 पाइप्स निकलेंगे, इनको हम कहेंगे यूरेटर्स। वो यूरेटर्स एक ही इस तरीके से लिफाफे में हम या थैले में जमा होते हैं, उसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? ये स्टोर करता है यूरिन। फिर उसके बाद आती है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है? पैसेज ऑफ यूरिन फॉर एक्सक्रीशन। ये बाहर की तरफ होता है, मेल में भी होता है, फीमेल भी होता है, उसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से ये यूरिन पास आउट होता है बाहर की तरफ। नाउ, यहाँ पर आपको याद रखना है किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है? किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। जिस तरीके से लंग्स का जो फंक्शनल यूनिट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शनल यूनिट है एल्वियोलाई, इसी तरीके से हमारे यहाँ पे यूनिट होता है कौन सा? हमारा नेफ्रॉन। अगर मैं नेफ्रॉन की बात करूँ, मैंने कहा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये तो मैंने कहा। नाउ, जो हमारा नेफ्रॉन है, इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है? जो ये वाला कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं बोमेनस कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमेनस कैप्सूल। फिर ये जो हमारी आर्टरीज होती है, फिर इस तरीके से ये गुच्छा जैसे बनाती है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये जो ग्लोमेरुलस है,
इसके पास होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर होता है हमारा लूप ऑफ हैनल, यानी कि ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल है, ये असेंडिंग लूप ऑफ हैनल है। यहाँ पर होता है हमारा डीसीटी। फिर हमारा आता है यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट। ये मोटा-मोटा मैंने यहाँ पर आपको बताया। देखिए, ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है? ट्रफ्ट ऑफ कैपिलरीज एक्ट एज फिल्ट्रेट। जो ग्लोमेरुलस है ये फिल्ट्रेट का काम कर रहा है यहाँ पर। फिर हमारा बोमेनस कैप्सूल, कप शेप्ड स्ट्रक्चर होल्डिंग ग्लोमेरुलस। जो बोमेनस कैप्सूल है इसका काम है ग्लोमेरुलस को कैप्ट करना, अपने अंदर रखना, कैविटी के अंदर। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑकर्स हियर, वाटर, ग्लूकोज, यूरिया, साल्ट, फिल्ट्रेट्स। यहाँ पर वाटर भी निकाला जाता है ब्लड से, ग्लूकोज एक्स्ट्रा भी निकाला जाता है, यूरिया भी और साल्टस भी निकाले जाते हैं। फिर आती है हमारे ट्यूब्यूलर पार्ट्स। इसमें आती हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो मैंने यहाँ पर आया, लूप ऑफ हैनल, जो मैंने इसको बताया लूप ऑफ हैनल, इस सारे को बोलते हैं। फिर इसमें आता है एक डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल, इसमें आता है असेंडिंग लूप ऑफ हैनल। फिर आता है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और लास्ट में यहाँ पर क्या होता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यूजफुल सब्सटेंसेस। जो ट्यूब्यूलर पार्ट है, ये आपको याद है, ट्यूब्यूलर पार्ट में क्या होता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस होता है। फिर हमारा लास्ट में आते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट का काम है, यूरिन इज कलेक्टेड हियर एंड सेंड टू यूरेटर्स, यानी कि फिर वो यूरेटर्स, यानी कि इस तरीके से ये यूरेटर इस तरीके कॉमन एक किडनी में से निकलेंगे, यूरेटर्स इस तरीके से एक कॉमन बाहर निकलेगा, फिर वो यूरिनरी ब्लैडर में जमा हो जाएगा। खुदा ना करे किसी की किडनीज काम नहीं करती हैं, उसके लिए हम एक आर्टिफिशियल किडनी का इंतजाम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस में क्या करते हैं हम जो पेशेंट है उसकी बॉडी से ब्लड की एक वेन होती है, उसके साथ एक जो हम कनेक्ट करते हैं पाइप जैसा, उसमें से ब्लड बाहर आता है और फिर हम डिफरेंट सॉल्यूशंस के बिटवीन निकालते हैं और उसको वापस इंजेक्ट करते हैं उसी पेशेंट में, ताकि जो ब्लड में इम्प्योरिटीज़ है वो हम निकाल सके। उसको हम कहते हैं डायलिसिस। खुदा ना करे किसी के ऊपर ऐसा वक्त आए। फिर लास्ट में आती है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। देखिए, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के लिए कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है प्लांट्स में, कोई ऑर्गन, बट आपको याद रखना है, अगर मैं बात करूं किसी किसी प्लांट में क्या होता है, वो वेल डेवलप्ड मैकेनिज्म होता है। किस तरीके से होता है, उनमें ज़्यादातर वो खुरदरापन बनता है, उसमें जो ऊपर से लेयर होती है वो भी डेड टिश्यू होता है, उसमें वो स्टोर करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ये बाई प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, इसको स्टोमेटा के वाइज बाहर फेंका जाता है। अगर मैं एसएस वाटर प्लांट में होगा तो वो किससे हो जाएगा, वो ट्रांसपायरेशन से लॉस किया जाता है। इसी तरह से सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट, इसको कहाँ पर डंप किया जाता है, या तो अंदर या तो किसी वैक्यूल में डंप किया जाता है, या इसको इवेंचुअली लेवल आप या तो लीव्स में जमा किया जाएगा, या तो अपनी बॉडी के ऊपर जो उनका खुरदरापन होता है प्लांट्स के अंदर, उनमें रखा जाता है। इसी तरीके से रेजिन एंड गम्स, किसी प्लांट में क्या होता है, उसमें से गम जैसा निकलता है, इस तरीके वो चिपचिपा होता है, वो भी क्या होता है, असल में क्या होता है, वो वेस्ट मटेरियल होता है। इसी तरीके से जाइलम टिश्यू, वो एक डेड टिश्यू है, उसमें भी क्या होता है, कुछ वेस्ट मटेरियल स्टोर होते हैं। नाउ लास्ट में हम देखेंगे कुछ टर्म्स रिलेटेड टू आवर टॉपिक राइट नाउ। हमारे पास होती है एनर्जी कनर्सी ऑफ सेल, वो होती हैं एटीपीज, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट्स में, क्लोरोप्लास्ट्स के अंदर ही होता है हमारा क्लोरोफिल। फिर आता है लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। मगर आपको याद रखना, ये हर्बिवोरस की बात है। हर्बिवोरस का जो स्मॉल इंटेस्टाइन वो बड़ा है कार्निवोरस के आवाज। क्यों? जो हर्बिवोरस होते हैं उनमें क्या होना चाहिए, जो सेलुलोज है वो डाइजेस्ट होना चाहिए। फिर आता है हमारा पेस मेकर ऑफ हार्ट, उसको हम बोलते हैं एसए नोड, साइनो आर्टेरियल नोड। यहाँ से जो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल निकालता है हार्ट को पुश करने के लिए, हार्ट को बीट करने के लिए, वो आपको याद रखना है। फिर ये नॉर्मल हार्ट बीट कितना होता है, 72 बीट्स पर मिनट। इसी तरीके से फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी वो होता है नेफ्रॉन, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स वो होता है एल्वियोलर। वेस्कुलर बर्नलेस इन प्लांट, उनमें दो होती है, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। आई होप आपको ये सारा लेक्चर समझ में आया होगा।